गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम जैसा कि आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि पॉलिनेशन और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में परागण के बारे में मैंने आपको बताया था कि परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण की परिभाषा आपको बताई थी कि परागण पराग कोशों का पराग कणों का पराग कोश से पृथक होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी परागण कहलाती है। तो हम आपको यहाँ डेफिनेशन किसके लिख देते हैं? पराग कणों का पृथक होकर पराग कणों का पराग कोश से पृथक होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ओके, तो इतना ही आपकी डेफिनेशन आप प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी थी आपके। मैंने फिर से रिपीट करके आपकी कि पराग कणों का पराग कोश से पृथक होकर, जो पराग कोश होता है उससे पृथक होकर जब पराग कोश स्फुटन हो जाता है, परागकण फट जाते हैं, जब परिपक्व हो जाता है पराग कोश तो फट जाता है, तो उससे आपके निकल आते हैं परागकण। परागकणों का पराग कोश से पृथक होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण आपका फिर मैंने आपको बताया था कि इसके टाइप्स होते हैं। परागण के जो परागण होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक दूसरा होता है आपका परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लिखा दिया आपने, मैं आपको सब लिखते जा रहा हूँ जिससे आपको नोट सुनाने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं आज आपको नए तरीके से यानी कि आपको बोर्ड पे पूरी डेफिनेशन हर चीज आपको लिख जाऊंगा, जिससे आप उसको पोज करके वीडियो को अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है आपका परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण में मैंने आपको बताया था कि किसी पुष्प के किसी भी पादप के जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। अगर पुष्प जो है द्विलिंगी है, अगर द्विलिंगी है तो उसके जो परागकण होते हैं पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, वो क्या आपका स्वपरागण। या फिर होता है दूसरी कंडीशन होती है कि जो परागकण होते हैं एक पुष्प के उसी पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तब भी वो स्वपरागण हो जाता है। तो स्वपरागण दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो द्विलिंगी हो या फिर उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र दूसरे फीमेल पार्ट्स पर आपके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, उसी पादप के सेम पादप, वो आपका हो जाता है स्वपरागण। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया तो गुड़हल, आप गुड़हल का प्लांट आप फूल लीजिए, पुष्प लीजिए, उसमें देखेंगे आपकी नर जननांग और मादा जननांग एक साथ होते हैं, यानी कि गुड़हल जो होता है आपका बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, तो उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब मैं आगे आपको पढ़ाते हैं। तो स्वपरागण की आपकी परिभाषा इस प्रकार से कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि सपोज दैट ये आपका मैंने आपको उस दिन भी आपको डायग्राम की थोड़ा सा हल्का बताया था, रफली डायग्राम बना के कि सपोज दैट आपका एक प्लांट है। ओके, इस तरह से आपका एक प्लांट है, क्या आपकी लीव्स है। एक कोई फ्लावर है, आप मैं फ्लावर ले लेता हूँ,
ये आपके एंथर हो गए, परागकोश हो गया। ये आपका फ्लावर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपके परागकण है, इस एंथर से परागकण निकल के, परागकण आपके निकल के कहाँ आ जाए, आपके वर्तिकाग्र तक। ये आपका वर्तिकाग्र है। तो उसी पुष्प के परागकोश, उसी पुष्प के सेम पादप के पुष्प पर, यानी सेम फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण की प्रक्रिया हुई है कि इसमें अगर आपका फ्लावर द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि नर जनांग मादा जनांग एक साथ होते हैं, तो इसमें जो परागकण निकल के आपकी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है, हो गया आपका स्वपरागण। नेक्स्ट, अब सपोज दैट कि फ्लावर, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक आपके एक पादप में कई फ्लावर होते हैं, तो एक दूसरा आपका फ्लावर है, सेम फ्लावर, ये आपके परागकण यहाँ पर होंगे, एंथर हो गया आपके परागकण, परागकोश के अंदर परागकण। जब स्फुटन हो गया तो निकल आएगा। इसमें क्या होता है कि इसके जो परागकण होते हैं, इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए, उसी पादप के दूसरे फ्लावर, ठीक है। परिभाषा आपको डेफिनेशन क्या लिखेगी कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि या तो सेम फ्लावर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है, या फिर उसी एक पादप के पुष्प की परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो ये भी स्वपरागण। तो ये आपके इसके परागकण इस पे आ जाए, तो ये भी स्वपरागण। ये होगी आपकी स्वपरागण की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से होता है स्वपरागण। नेक्स्ट आपका अब आता है कि इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रक्रिया को जो होती है स्वपरागण, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है कि द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसा कि गुणन में आपको बताया कि गुणन में क्या होता है कि नर जनांग मादा जनांग पार्ट्स होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, एक ही फ्लावर पे होते हैं, तो उसके जो परागकोश में से परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जब मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्व हो जाती है। नेक्स्ट है द्वितीय अवस्था, इसमें एक ही पादप पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसा कि आपने सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक ही पादप है, दो फ्लावर हो गए, डिफरेंट फ्लावर हो गए, एक फ्लावर एक फ्लावर, इसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो स्वपरागण। दो अवस्थाओं में परागण, ठीक है, स्वपरागण। अब आता है स्वपरागण की युक्ति या तरीका। इसकी क्या तरीका होता है और क्या इसकी युक्ति या तरीका। एक तो होता है द्विलिंगिता, बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि स्वपरागण होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या युक्ति, क्या इसकी जो तरीका क्या है कि फ्लावर एक क्या होना चाहिए आपका, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको पता है ऑलरेडी कि बाइसेक्सुअल वो होता है जिसमें नर जनांग और मादा जनांग दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प। तो नर अतः दोनों जनांग एक पुष्प का है, द्विलिंगिता मतलब जब दोनों जनांग एक पुष्प है, वो हो गया आपका द्विलिंगी। अब आता है संकाल परिपक्व। इसमें क्या होता है कि जब नर जनांग भाग और मादा जनांग भाग दोनों एक साथ क्या मैच्योर, एक ही टाइम में मैच्योर किया, एक ही टाइम में क्या परिपक्व, तब जाके उनको क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, अर्थात नर और मादा जनांग एक साथ क्या परिपक्व। मीराबिलस जलापा एक फुहारा होता है, इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, मीराबिलस जलापा, ये है संकाल परिपक्व। अब नेक्स्ट कौन है कि कुछ द्विलिंगी जो फ्लावर होते हैं कभी खिलते नहीं, बहुत सारे फ्लावर हैं जैसे गुल मेहंदी और ड्रोसेरा। ड्रोसेरा आपको पता होना चाहिए कि कीट भक्षी होता है, ये कीटों का भक्षण करता है, कीटों को खा जाता है। ड्रोसेरा पे अगर कोई फ्लावर कोई भी कीट पतंग उठ के आता है, चिपक जाता है, तो उसको वो इंगल्फ कर लेता है, उसको सीधा सीधे खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करते हैं। एक्चुअली कीट भक्षी पौधे ऐसे इसलिए होते हैं कि जो कीटों को भक्षण करते हैं इसलिए करते हैं। अब ये मांसाहारी पौधों में आते हैं,
पौधे भी मांसाहारी होते हैं। आप सोच रहे होंगे पौधे कैसे मांसाहारी होते हैं? कि कीटों का भक्षण करते हैं। कीट अगर वगैरह इनके अगर बैठ गया जाते हैं, उनके लिए नस वसा छोटे पदार्थ होते हैं, वो चिपक जाते हैं, उड़ नहीं पाते। तो क्या होते हैं कि जब इनमें बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं, वो एंजाइम उनको जब वो चला जाता है तो एंजाइम के थ्रू क्या उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही इसलिए करते हैं कि उनको नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन आपने एलिमेंट पढ़ा होगा, बहुत ही आवश्यक है, यानी कि एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक एलिमेंट होता है, तत्व होता है। उसकी पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण। तो ड्रोसेरा वैली के जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, वो क्या होता है मोस्टली ओपन नहीं होते, खुलते नहीं है। उनमें मेच्योरिटी हो जाए, आप सही तरह से वो मेच्योरिटी भी आ जाए, परिपक्व भी हो जाए, बट वो ओपन नहीं होते। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो परागकोश होते हैं, स्फुटन हो जाता है परागकोश का, तो परागकण निकल आते हैं, वर्तिका के ऊपर ही बिखर जाते हैं, अंदर ही, फ्लावर के अंदर। तो एक थर्ड कंडीशन होगी इसकी आपकी, थर्ड तरीके। तीसरा तरीका होगा स्वपरागण। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जो है स्वपरागण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वपरागण की आप हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्वपरागण के लाभ, इसके लाभ क्या, स्वपरागण के लाभ क्या हानि है, तो लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वपरागण से पादपों को शुद्ध वंश चलता है। स्वपरागण होता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, यानी कि उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वंश, शुद्ध वंश चलता है। उसमें कोई जो है हेटेरोजाइगोसिटी नहीं आती, यानी कि होमोजाइगोसिटी होता है। मोस्टली मतलब एक जैसे ही फ्लावर, एक जैसे सब कुछ सेम होता है, एक ही तरह का वंश है, शुद्ध वंश चलता है, उसमें कोई हेटेरोजाइगोसिटी नहीं आती। सेकंड वन है, इसमें परागण के लिए दूसरे पादप पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। निर्भर नहीं होना पड़ता, मतलब ये होता है कि दूसरे, जब ये स्वपरागण करके आपको बताया कि एक ही फ्लावर होते हैं, उसी जाति के पुष्प या तो द्विलिंगी होता है मोस्टली, या उसी पुष्प के वर्तिका को पहुंच जाते हैं, उसी पादप। तो इसमें स्वपरागण में दूसरे पुष्पों पर परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि दूसरे पुष्प का जब परागण आएंगे तो वर्तिका को जब वर्तिका पर बैठेंगे तब जाके आपका परागण होगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर, सेम फ्लावर होते हैं, आपस में परागण की क्रिया कर लेते हैं आराम से। परागकोश एक से एंथर से परागकोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, तो आपका स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। तो दूसरे पुष्पों की, यानी दूसरे पादपों के पुष्पों पर डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मकरंद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब है कि उसमें दूसरे जो कीटों को आकर्षित करेंगे, उनमें कलर होगा, सुगंध होगी। क्या होता है कि जो परागण की प्रक्रिया के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपके बाहर दल और बाहर दलपुंज होते हैं, दलपुंज क्या होते हैं, कलरफुल, रंगीन होते हैं, वो क्या करते हैं कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तब जाके कीट उनके ऊपर बैठते हैं, तो परागण की प्रक्रिया होती है। दूसरी जगह से परागकोश आएंगे, वो कीटों में आके कीटों के साथ क्या आएंगे, परागण आएंगे। परागण जो जब जाके वर्तिका में बैठेंगे तब जाके वो प्रक्रिया हो जाए, परागण की प्रक्रिया हो पाती है। तो उसमें क्या होता है कि कीटों को आकर्षित करने की जरूरत होती है, उसमें मकरंद, सुगंध और फूलों का जो रंग होता है आकर्षित होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती स्वपरागण में। मकरंद की, सुगंध की और जो रंग की, पुष्पों के रंग की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं कि वो रंगीन होंगे तभी जाके परागण, जिसमें कोई आवश्यकता ही नहीं कि स्वपरागण हो रहा है। उसी पुष्प के जो परागण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, तो स्वपरागण। इसमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसके लाभ है, इसके फायदे हैं। नेक्स्ट वन है, इसमें अधिक परागण की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये नहीं होता है कि बहुत ढेर सारे जो परागण चाहिए, बहुत मोर देन वन परागण आपके परागण चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें कम से कम परागण की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम परागण में इसकी प्रक्रिया, स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम स्वपरागण से हानियां भी होती है। कोई भी चीज अगर उसके लाभ है तो हानियां भी होंगी। उसका जो है अगर किसी के लाइफ कोई भी चीज अगर उसके प्रॉफिट भी है तो उसके लॉस भी है, ठीक। तो इसकी हानियां भी बहुत सारी। इसमें क्या होता है कि जो आनुवांशिक डिजीज होती है, आनुवांशिक डिजीज आपको पढ़ेंगे। आनुवांशिक क्या होता है कि जब पीढ़ी
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लक्षण ट्रांसफर हो जाते हैं, वो होते हैं आनुवंशिक। जैसे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में जो लक्षण होते हैं उनका ट्रांसफर वो आनुवंशिकी के तहत आता है। आनुवंशिकी जब आप पढ़ेंगे, जब आपको आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सब चीजें एनीवे तो क्या होता है, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, सपोज दैट कि किसी फ्लावर में कोई बीमारी है या फिर ड्वार्फनेस है या फिर उसका लेट देरी से फ्लावर का खिलना होगा या फिर वो भी कोई बैक्टीरियल डिजीज है, बीजाणु वाली बीमारी है या जीवाणु वाली बीमारी है या विषाणु वाली बीमारी है, ठीक है। वो बीमारी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होगा कि जिसमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो ट्रांसफर हो जाए, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर सपोज दैट कि किसी प्लांट उससे जो परागण की प्रक्रिया हुई, बीज बना, आपका फल बना, फूल बना, तो क्या कि जो नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट जो प्लांट हुआ, छोटा नेक्स्ट पौधा होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें वो बीमारी चली जाएगी। ये स्वपरागण की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन है और जिसमें उत्पन्न बीज संख्या में कम हार मारती। अब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, जैसे क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या होगा, जो बीज होती है बीजों की संख्या कम रह जाती है, हार में हल्के होते हैं और छोटे कमजोर होते हैं। इस तरह की जो है कुछ आनुवंशिक बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। ये ड्रॉबैक है, इसमें बीज सीख नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें सीड जो बीज होते हैं सीड जल्दी से आपके जर्मिनेट नहीं करते, अंकुरित नहीं होते, जमते नहीं, और बीज सीड नहीं पकते, तो सीड नहीं पकेंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा, देरी से जर्मिनेशन होगा। बीज इससे क्या होता है, पकते नहीं, जब पकेंगे तब जाके वो क्या होगा, जर्मिनेशन सही से होगा। नेक्स्ट वन है आपका, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। जो बीज होते हैं स्वपरागण में जो बीज बनते हैं वो उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, यानी कि उच्च क्वालिटी के नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नई जातियां, नई जो प्रजातियां होती है पेड़ पौधे वो नहीं बन पाती, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर वो बीज जो आपका सीड है अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छी, देखा आपने मार्केट में जब फसल बोई जाती है तो उसमें देखते हैं कि बीज आपका उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हाई क्वालिटी का होने से क्या होगा कि जो नई जनजातियां बनेंगी अच्छी, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, वो पेड़ पौधों की जातियां बनेंगी अच्छी, जो कि सर्वाइव कर सकें एनवायरमेंट की कंडीशन के अनुकूलन, बस अपने आप को एडेप्ट कर सकें और अच्छी का और बढ़िया से प्रोडक्शन हो सके। तो नई जातियों की जो है नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है, कमी क्या होती है, स्वपरागण क्या होता है, जो बीज होते हैं उत्तम श्रेणी की नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि नई जीव जो नई जनजातियां हैं पेड़ पौधों की वो नहीं बनती। तो आज तक के लिए आपको मैं इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब पर परागण के लाभ और हानि, पर परागण क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, मैं आपको बोर्ड पे आपको सब कुछ ब्रीफली लिखते जा रहा हूँ, डायग्रामेटिकली भी लिख रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। जहाँ भी कोई डाउट्स है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं इस तरह प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। और भी अगर लिखने में आपको नोट्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके बारे में बताइए। और ये सब चीज़ें नोट डाउन करिए, आप नोट्स बनाइए आपको और चेक कराइए। जब भी आपको टाइम से स्कूल टाइम मंडे को आइए, अपने नोट्स वगैरह जितना भी आपका नोट्स बना है उसको चेक कराइए, मैं चेक करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं दूर करूँगा। ठीक, तब तक के लिए आप अपने घर पे स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।